हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 की जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसके टॉपिक्स डिस्कस किए थे। हाफ पोर्शन मतलब हमने बोर्स मॉडल तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ताकि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और फिर क्लास 10th की केमिस्ट्री की तरफ बढ़ सकें। तो जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोमर्स। ओके, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा। ठीक है, देखा कि थॉमसन ने मॉडल दिया इलेक्ट्रॉन का और फिर प्रोटॉन को एक ई गोल्डस्टिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैनॉल रेज आइडेंटिफाई की, फिर उसको प्रोटॉन नाम दिया। ये सब हुआ। इसके बाद क्या हुआ, ये सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी ये देखा गया कि जो एटम के अंदर का न्यूक्लियस था, भाई अगर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो सिर्फ प्रोटॉन के वेट के बराबर उसका न्यूक्लियस होना चाहिए। बट जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए और देखा गया कि जो उसके न्यूक्लियस का वेट था एटम का, वो थोड़ा ज्यादा आया। तो पर वो न्यूक्लियस था पॉजिटिव चार्ज ही, जैसा कि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस था पॉजिटिव चार्ज, बट उसका वेट प्रोटॉन के वेट से ज्यादा था। अब बात ये आई तो इससे ये पता लगा क्या कि इसका मतलब कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका वेट एटम के वेट में आ रहा है। ठीक है, बट उस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि एटम का न्यूक्लियस तब भी पॉजिटिव चार्ज ही दिख रहा है। दैट मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होगा बट उसका कुछ वेट होगा। और इसी सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की सर जेम्स चैडविक ने, और चूंकि वो न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, इसीलिए उसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। उसका वेट समवॉट प्रोटॉन के मतलब आसपास ही रहता है बट सेम नहीं होगा, और प्लस वो अलग से होगा। दैट मीन्स अगर अब हम बात करें तो अब हमारे पास जानकारी है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो there are 3 subatomic particles are present in an atom, that is proton, electron and neutron. यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम ही होते हैं हर एटम में। सॉरी फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट, सेम ही होते हैं एटम में, बस उनमें चार्ज डिफरेंस होता है। प्रोटॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इस तरीके से खोज हुई किसकी? एक तीसरे सबएटॉमिक पार्टिकल की जिसका नाम है न्यूट्रॉन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ फिगर देख के समझ जाओगे, ये फिगर हमने कहाँ देखा है? बोर्स मॉडल में भी ये फिगर हमने देखा था। ठीक है, तो अब हमें ये क्यों पढ़ना है? देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे कर पाएंगे, जो कि क्लास 10th में। बट उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से। बेस हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो ये देखिए, बीच में तो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्या है? प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल्स, ऑर्बिट कह लीजिए या एनर्जी लेवल कह लीजिए, इसी में फिल होंगे। तो पहला रूल होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो हमेशा 2n² के नंबर में होते हैं। 2n² से हमारा क्या मतलब है? आपको जब मैंने बोर्स मॉडल बताया था तो उसमें बताया था ना कि वहाँ k, l, m, n होते हैं, या फिर n = फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे होते हैं। तो यही जो n है इसकी वैल्यू पहले वाले के लिए कितनी होगी? 1 होगी, दूसरे वाले के लिए 2 होगी, तीसरे वाले के लिए 3 होगी और चौथे वाले के लिए 4 होगी। अब हम निकालेंगे कैसे कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए, 2n² के फॉर्मूले में हम रखेंगे तो जो k शेल है, तो k शेल में अगर 2n² रखते हैं तो 2 × n की वैल्यू कितनी होगी? 1 का स्क्वायर, यानी कितनी हो गई? 2। यानी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एल शेल की बात अगर हम करें, 2n² रखें तो 2 × 2⁻², 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दूसरे में कितने आएंगे? 8। m की बात करें तो 2n² पे 2 × 3⁻², 3 3 जा 9, 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स। और जब अगर हम n की बात करेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब
फर्स्ट शेल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकेंड शेल में मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, थर्ड शेल में मैक्स टू मैक्स 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एंड फोर्थ शेल में मैक्स टू मैक्स 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ पहला रूल। ठीक है, यहीं खत्म नहीं होता है, ये हुआ हमारा पहला रूल। अब आगे हम जब बढ़ेंगे रूल की तरफ तो देखिए जो सेकंड रूल है हमारा वो ये है कि जो ये शेल्स फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से जो भी शेल्स फिल किए जाते हैं ये एक सीक्वेंस में फिल होते हैं। दैट मीन्स कि पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल भरेगा, ठीक है, जब वो कंप्लीटली भर जाएगा यानी जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी हम दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जब दूसरा कंप्लीटली भर जाएगा तब हम तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक में 2 हो गया एक में 5 हो गया तो हम ये सोचे 7 इलेक्ट्रॉन है, अब मान लीजिए किसी के 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम एक में 2 फिल कर लिए एक में 5 कर लिए। अब 5 करने में लेकिन सेकंड में होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक में 2 फिल कर लो एक में 2 फिल कर लो दूसरे में 2 कर लो चौथे में 2 कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम हर शेल्स को कंप्लीटली फिल करेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जब कंप्लीट फिल हो जाएंगे तब हम फिर आगे बढ़ेंगे लाइन से। इसलिए ये प्रोसेस क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। दैट्स इट। ठीक है, अब एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल, वैसे आप अभी समझ लीजिए, मैं इसको लिख भी दूंगी रूल्स को ताकि आप इसको नोट कर पाए, नोट्स में उतार पाए और याद कर पाए। ये रूल लिखने को नहीं आता बट आपके समझने के लिए आपको माइंड में रखना जरूरी है। ठीक है, लास्ट रूल क्या है कि देखिए ये जो भी आपको दिख रहे हैं शेल्स, इन शेल्स के जो कोई भी एटम अगर हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर कुछ भी होता है जो भी है मान लीजिए, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करते हैं तो जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है मतलब जो सबसे बाहरी बचेगा उस एटम के हिसाब से उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। मींस 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर सकते, मिनिमम 1 हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी ना हो, बट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम एक ही ऑर्बिट में नहीं फिल कर सकते हैं। ये हमारा रूल होता है। ठीक है, अगर हम इसमें 2 फिल कर लिए इसमें 8 कर लिए फिर इसमें 8 करेंगे, आपके कहने का मतलब कि मैम इस थर्ड शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बट वो एक ही साथ 18 नहीं आएंगे। अगर यही हमारी आउटर मोस्ट शेल है तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर और बच गया तो वो इधर वाले शेल बाहर वाली शेल्स में जाएंगे। ठीक है, अनलेस या अनटिल जब तक सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट शेल पे रह सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं। 8 से कम कितने भी रह सकते हैं बट 8 से ज्यादा नहीं। तो ये हुआ इसकी फिलिंग का रूल। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन को फिल करेंगे तो इसमें 1 प्रोटॉन होगा और जो एक ही शेल होगी इसमें उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बस सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में मिनिमम 1 रह सकता है लेकिन मैक्सिमम 8 ही रहेगा। दूसरे की बात कर लेते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। भाई के शेल में कितने, फर्स्ट शेल जो होता है के शेल उसमें मैक्सिमम 2 तो रह सकते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम हाइड्रोजन हीलियम हम बात करते हैं लिथियम की, इसमें कितने होते हैं, 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब इसमें 2 फिल हो गया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है 3, तो अब हम आ जाते हैं एल शेल में 1 उसमें फिल कर देते हैं। इसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, 2 हमने फिल कर दिए, तीसरा हमने आउटर मोस्ट शेल में फिल कर दिया। ऐसे ही जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, अब जैसे कार्बन की बात कर लें, कार्बन का होता है 6, तो अगर कार्बन का 6 होता है तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल हमारा कितने हो जाएंगे, सेकेंड में हम कितने फिल कर सकते हैं, हम 8 फिल कर सकते हैं लेकिन हमें कितने फिल करने हैं, 4 ही करने हैं, तो 4 हम यहाँ फिल कर लेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया 4। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है कि आपको दे दिए जाएंगे एटम और उसके एटॉमिक नंबर और कहा जाएगा इन्हें शेल्स में अरेंज करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी हमने लास्ट चैप्टर में भी थोड़े बहुत डिस्कस किए थे बट यहाँ जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वैलेंसी का बेस जो शुरू हो रहा है अच्छे से समझने के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वैलेंसी, वैलेंस मतलब होता है एम्प्टी, ठीक, वैलेंस या खाली बचा हुआ। तो देखिए वैलेंस मैंने आपको बताया ना कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मिनिमम कितने भी रह सकते हैं। तो देखिए
किसी भी एटम के, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, मतलब सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद जो सबसे लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन्स बचे रहते हैं, वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, वो कहलाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी के शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब 2, 8, 18, 32 है, ठीक, 2 और 8 करके, मतलब पहले शेल में 2 है, ठीक, दूसरे शेल में 8 है, इस तरीके से फिल्ड है, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ भी काउंट नहीं होंगे, उनकी वैलेंसी हो जाती है 0। सबसे पहले तो इसको समझिए। अगर उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, अगर किसी में आउटर मोस्ट शेल सिर्फ K ही है, ठीक है, और वो कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे हीलियम में हमने देखा था कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही आते भी हैं 2n² के हिसाब से K शेल में, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे, उनकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। या फिर अगर हम बात करते हैं नियॉन की, नियॉन का 10 होता है, अगर हम फिल करेंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, यानी ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो इसकी भी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो वैलेंसी 0 होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे, उनकी वैलेंसी हमेशा क्या होगी? 0 होगी। चलिए, ये तो हो गई 0 की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिनकी वैलेंसी होती है जैसे +1, -1, +2, -2, +3, -3, वो कैसे डिटरमाइन होती है? सबसे पहली बात, कोई भी एटम स्टेबिलिटी में तभी आता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट मतलब क्या हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम तब तक स्टेबल नहीं होता है जब तक उसके आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए। देखिए, अगर सिर्फ K शेल है तब तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो गया, लेकिन K से आगे हम जब भी बढ़ेंगे तो जब तक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। तो अब ये 8 भाई, सब में तो 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में नहीं हो सकते हैं ना। वो ऑक्टेट जरूरी तो नहीं कि हर एक इलेक्ट्रॉन में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, किसी में 5 बचते हैं, किसी में 4 बचते हैं, किसी में 2 बचते हैं, किसी में 3 बचते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये जिनके मतलब इलेक्ट्रॉन्स जितने कम होते हैं उस हिसाब से वो दूसरे एटम से लेकर या दे करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अब इसी से आती है पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात। देखिए, अगर कोई भी एटम, मान लीजिए यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गए क्योंकि फर्स्ट सेल तो कंप्लीटली फिल है, अब दूसरे से शुरू होता है, तो देखिए इन केस इसमें हम बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 5 है, 8 चाहिए ना, सॉरी 8 बनाने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स ये दूसरे एटम से ले लेगा, और कोई किसी से सामान लेता है तो क्या होता है? उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसकी वैलेंसी, ये जो भी एटम होगा, मैंने एक एग्जांपल लेके बताया, इसकी वैलेंसी -3 होगी क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक। ये 3 ले लेगा, देखिए या तो ले सकता है या दे सकता है। भाई 5 को देना, अब यहाँ देने का मतलब ये था कि हमको देने के लिए ये 5 देने पड़ेंगे। अगर हम ये 5 देंगे तभी ये K शेल में आएगा और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये स्टेबल हो पाएगा। लेकिन 5 देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या 3 लेने में? 5 देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, भाई वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उनको डोनेट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इट्स बेटर कि वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे और वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -3। अगर किसी में 6 इलेक्ट्रॉन है, सेम केस होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। किसी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? 1 ले लेगा, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। जैसे क्लोरीन 17 होता है क्लोरीन का, ठीक, और इसकी वैलेंसी होती है -1। क्यों? क्योंकि ये देखिए, क्लोरीन में 2 फिल होंगे, दूसरे में कितने होंगे? 8 होंगे, 10 हो गए, और तीसरे में 7 होंगे, है ना। तीसरे में 7 होंगे, भाई मैक्स टू मैक्स 8 भर सकते हैं तो 7 तो फिल करेंगे। 7 के बाद हमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 लेना पड़ेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी होगी हमेशा क्या? -1। अब ये तो हो गए माइनस वाले। अब बात करते हैं प्लस की। अगर किसी का आउटर मोस्ट शेल में किसी के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और तीसरे में भी 2 हैं, अब अगर बाहर भी 2 हैं, अंदर 2 छोड़ देते हैं, 3 कर लेते हैं, 3 है, ठीक, 5 हो गया। अब इसकी वैलेंसी कैसे पता करेंगे? तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 और चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 3 ही है, 8 करने के लिए 5 चाहिए। तो 5 लेना ज्यादा होगा या 3 दे दें और K शेल में आ जाएंगे, वो ज्यादा इजी होगा?
ऑफ कोर्स 3 को देना ज्यादा इजी होगा, 3 को देने में कम एनर्जी लगेगी इन कंपैरिजन टू 5 को लेने में। तो ये एटम क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और दे देगा, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आएगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, उसमें ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, और थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसको 5 चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो ये 5 लेगा नहीं, ये क्या करेगा, अपने 3 दे देगा ताकि ये 2 और 8 के फॉर्म में आ जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +3। ये हुआ प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट, आप सबको याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो प्लस। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ज्यादा समझने जैसा नहीं, बस ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उनका एटॉमिक नंबर होता है। किसी के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 4 है तो उनका एटॉमिक नंबर 4, या फिर इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 4 है दैट मीन्स उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, 4, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, बस चार्ज डिफरेंट होगा, प्रोटॉन में प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, माइनस होगा। अभी आपने देखा ना, मैंने कहा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रही थी। तो यही जो एटॉमिक नंबर होता है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, ठीक है, या उल्टा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। दूसरा है हमारा क्या, मास नंबर। मास नंबर होता है सीधा सीधा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन दोनों के वेट को जब हम प्लस कर लेते हैं, तो मतलब उन दोनों के नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं, तो जो हमें वेट मिलता है वही हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है या फिर एटॉमिक मास होता है। ओके, क्लियर। क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर तो सेम रहते हैं, बट देखते हैं आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। एटॉमिक नंबर्स तो इसलिए एटॉमिक मास जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन्स के नंबर भी ऐड हो जाते हैं, अदरवाइज दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, लोगों का एटम्स के एटॉमिक मास अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर अलग होते हैं। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास या मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर। लास्ट वन इज आइसोटोप। आप सोच रहे होंगे मैम इतना जल्दी जल्दी क्यों बनाए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बहुत रॉकेट साइंस हो, बहुत इजी है, बस दिमाग में रखने वाली बात है। आइसोटोप्स, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एटम्स जैसे एक ही एटम्स के 2 अलग अलग एलिमेंट हो, तो एक ही एटम जैसे क्लोरीन 17, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास एक का 35 है और एक का 37 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास 35 और 37 है, यानी एक ही एटम के 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, आइसोटोप्स। अब ये एटॉमिक वेट डिफरेंट कैसे, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम नंबर ही होगा भाई, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 ही प्रोटॉन होगा। डिफरेंस कहाँ आ रहा होगा, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे, ये आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स हुए। इसी तरीके से अगर हम बात करें आइसोबार्स की, एक हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आइसोबार्स जस्ट अपोजिट, जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं बट उनके एटॉमिक मास सेम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम की और आर्गन की, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का होता है 18, लेकिन इन दोनों का ही एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, बस सिंपल आपको याद रखना, अभी मैं डेफिनेशंस भी सबके लिखवा दूंगी, सिंपली आपको याद रखना आइसोटोप्स में क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास अलग होते हैं, और आइसोबार्स में जस्ट ऑपोजिट होता है, एटॉमिक नंबर अलग होते हैं और एटॉमिक मास सेम होते हैं। तो चलिए अब हम इसमें जो जो लिखने वाले टॉपिक्स हमारे वो लिख लेते हैं और अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।